प्रॉब्लम बोल रहा है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बिलो ट्रांजैक्शन, इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। मैंने बैलेंस शीट बना दिया है यहाँ पर। मेरे पास कैपिटल है 7,000, एक्सटर्नल लायबिलिटी 3,000, नॉन करेंट एसेट 6,000 एंड करेंट एसेट 4,000। प्रॉब्लम बोल रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में एक ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जहां पर एक एसेट इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा एसेट डिक्रीज होगा। ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जहां पर एसेट में ही इंक्रीज और डिक्रीज का अफेक्ट आएगा, लायबिलिटी में कुछ भी नहीं होगा, लायबिलिटी रिमेन कांस्टेंट द वे आप अभी देख रहे हो। ये बैलेंस शीट ना मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है केवल, कि कैसा मेरा बैलेंस शीट है, और अगर हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसका हमको अफेक्ट लायबिलिटी साइड में नहीं चाहिए, हमको अफेक्ट एसेट साइड में ही चाहिए। ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसका अफेक्ट केवल एसेट साइड में ही होगा? आप सोचो, कौन सा ट्रांजैक्शन होगा जहां पर एक एसेट इंक्रीज होगा तो दूसरा एसेट डिक्रीज हो जाएगा? जस्ट थिंक। सपोज मैंने फर्नीचर खरीदा कैश देकर, मतलब मैंने फर्नीचर परचेज किया, तो मेरे पास क्या आया? मेरे पास फर्नीचर आया, इन मेरा फर्नीचर हुआ। मैंने कैश का पेमेंट किया, तो मेरे पास से क्या गया? आउट क्या हुआ मेरे पास से? मेरे पास से कैश गया। तो अगर मेरे को इसका अफेक्ट लेना होगा, अगर इसकी एंट्री मेरे को बुक्स में रिकॉर्ड करनी होगी, तो क्या होगा? फर्नीचर मेरा एसेट इंक्रीज हो जाएगा, और कैश का पेमेंट क्या, कैश क्या है, मेरा एसेट है, तो मेरा कैश डिक्रीज हो जाएगा। सपोज मैंने फर्नीचर परचेज किया 1,000 का, फर्नीचर मैंने 1,000 का परचेज किया, तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा? मेरा यहाँ पर 1,000 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर से मेरा 1,000 माइनस हो जाएगा। तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4,000 के बदले 3,000 आ जाएगा, यहाँ 6,000 के बदले 7,000 आ जाएगा। तो आंसर क्या हुआ यहाँ पर? कि परचेज फर्नीचर इन कैश। अब आप बोलोगे मैम और भी कोई ट्रांजैक्शन है? बहुत सारी ट्रांजैक्शन है। मैंने फर्नीचर खरीदा यहाँ पर, हो सकता है मैंने मशीनरी खरीदा। अगर मशीन खरीदेंगे तो क्या होगा? अगेन कैश का पेमेंट देकर अगर मशीन परचेज कर रहे हैं, तो मेरा मशीन का इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, और मेरा करंट एसेट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम में तो लिखा है कि वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द बिलो ट्रांजेक्शन, तो हमने दे दिया परचेज फर्नीचर इन कैश, बट ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन है। मैंने मशीन खरीदा है, मैंने स्टॉक खरीदा है कैश देकर, तो मेरा अफेक्ट क्या होगा? केवल एसेट साइड में होगा, लाइबिलिटी साइड मेरा रिमेन इंटैक्ट रहेगा, लाइबिलिटी साइड में कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा। सपोज करो मेरे को डेटर से कैश रिसीव हुआ, रिसीव कैश फ्रॉम डेटर्स फॉर ₹500। मेरे को डेटर से कैश रिसीव हुआ है, मतलब मेरे को फ्यूचर में जो पैसे लेने थे उसका मेरे को पेमेंट रिसीव हो गया। तो मेरे पास क्या आया? मेरे पास कैश आया, कैश मेरा इन हुआ, और डेटर मेरा क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। अगर मेरे को सपोज मेरे करंट एसेट में 3,000 में डेटर से 1,000, कैश है 2,000, तो मेरे पास 500 रुपए डेटर से आ गए, तो मेरा कैश क्या हो जाएगा? 2,500, और डेटर मेरा क्या हो जाएगा? 1,000 से मेरा डेटर 500 कम हो जाएगा। तो मेरा रिसीव हुआ कैश, कैश मेरा 2,500 आ गया, डेटर मेरा 500 आ गया, और मेरा 3,000 करंट एसेट रहा। तो आपको ये चीज बता दूं कि यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि मेरा इम्पैक्ट बिटवीन नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट होना चाहिए। मेरा इम्पैक्ट एसेट में होना चाहिए।
वो विद इन नॉन करंट एसेट भी हो सकता है, विद इन करंट एसेट भी हो सकता है, एंड बिटवीन करंट एंड नॉन करंट एसेट भी हो सकता है। क्लियर है? तो अगर मेरे से पूछा जाए इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट, एक एग्जांपल तो हो गया परचेज फर्नीचर इन कैश। मैं एक और एग्जांपल लिख देती हूँ, रिसीव कैश फ्रॉम डेटर्स, कि मेरे को डेटर से कैश रिसीव हुआ है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड सिचुएशन। इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। सॉरी, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो बोल रहा है कि एसेट भी इंक्रीज हो जाए और मेरा लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाए। यहाँ पर ऐसी ट्रांजैक्शन बतानी है जहाँ पर मेरा एसेट भी इंक्रीज हो रहा है और मेरा लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है। ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जिसका अफेक्ट एसेट एंड लायबिलिटी दोनों के साइड में आता है और दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। हम सेम एग्जाम्पल ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने परचेज किया फर्नीचर कैश देकर, हम बोलते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। मैंने क्रेडिट में फर्नीचर परचेज किया है, मतलब मैंने परचेज किया पर पेमेंट अभी नहीं किया है। अभी पेमेंट नहीं किया है मतलब फ्यूचर में पेमेंट करना होगा। मेरे पास क्या आया, मेरे पास फर्नीचर आया। लेट्स सपोज कि मैंने परचेज किया फर्नीचर 500 का, तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्नीचर ऐड हो जाएगा 500 से, और यहाँ मेरा लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी ऐड हो जाएगा प्लस 500 से। क्यों? क्योंकि मैंने फर्नीचर क्रेडिट में परचेज किया है, अभी मैंने पेमेंट नहीं किया है, मेरे को फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा 500 रुपीज का। तो मेरा यहाँ पर फर्नीचर आया मेरे पास, तो मैंने फर्नीचर को 500 से इंक्रीज कर दिया एसेट साइड में। फ्यूचर में मेरे को पेमेंट करना है तो वो मेरा लायबिलिटी है, मैंने लायबिलिटी भी 500 से इंक्रीज कर दिया। आप देखो अगर 500 से इंक्रीज करते हैं तो मेरा यहाँ पर लायबिलिटी साइड क्या हो गया, 10,500, और इस साइड क्या हुआ मेरा 3,000 एंड 7,500। तो ये भी मेरा 10,500 हो गया, मतलब मेरा एसेट इक्वल टू लायबिलिटी है। तो ऐसे और कौन से ट्रांजेक्शन हैं? तो हमने क्या देखा कि एसेट इज गोइंग टू इक्वल टू लायबिलिटी ऑलवेज। क्यों? क्योंकि अफेक्ट जो है बोथ साइड में आ रहा है। यहाँ पर आप बोलोगे और क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है? रॉ मटेरियल हमने क्रेडिट में परचेज किया, हमने फर्नीचर परचेज किया, देन मशीनरी परचेज किया। तो कुछ भी अगर हम उधार में परचेज कर रहे हैं तो मेरा एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड दोनों में अफेक्ट आएगा। नाउ लेट्स टेक थर्ड सिनेरियो, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल। मेरा एसेट भी इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। मींस एक अफेक्ट मेरा एसेट साइड में आएगा और दूसरा अफेक्ट मेरा कैपिटल में आएगा। एसेट और कैपिटल में अफेक्ट आना चाहिए। अब सोचो कि कैपिटल में अफेक्ट कब आता है, मींस कौन कौन से टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स हम बुक करते हैं जब मेरा कैपिटल में भी अफेक्ट आता है। सपोज ओनर ने बिजनेस में 1,000 रुपए कैश इन्वेस्ट किया है, मतलब ओनर ने बिजनेस में 1,000 रुपया कैश डाला है, मतलब यहाँ पर मेरा एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर को ओनर
बिजनेस में कैश डाल रहा है तो वो क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी है। बिजनेस के ओनर को फ्यूचर में जब भी बिजनेस वाइंड अप होगा तो कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी का पेमेंट करना होगा। जो पेमेंट अभी बिजनेस को रिसीव हो रहा है ओनर से, वो पेमेंट करना होगा। सपोज 1,000 डाला है तो यहाँ पर एडिशनली क्या डाला, 1,000। और यहाँ पर मेरा कैश क्या हो जाएगा, 2,500 की जगह 3,500। तो ओनर ने 1,000 कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है। ओनर इन्वेस्टेड एडिशनल कैपिटल इन द बिजनेस। तो मेरा लाइबिलिटी साइड क्या हो गया, 11,500 हो गया। और यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा 30, ये मेरा हो जाएगा 4,000। और ये मेरा हो जाएगा 7,500। तो ये मेरा 11,500 हो गया। तो मेरा एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी है। ओनर इन्वेस्ट कर रहा है फर्दर अमाउंट 1,000 बिजनेस में, मतलब 1,000 से मेरा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा और कैश भी मेरा सेम अमाउंट से इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर इम्पैक्ट जो है कैपिटल में भी है और एसेट साइड में, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी है। नाउ लेट्स थिंक अबाउट से अनदर ट्रांजेक्शन। अगर मेरे को एक और एग्जांपल देना हो तो, रिसीव कमीशन, बिजनेस को कमीशन रिसीव्ड हुआ फॉर ₹5,000 का। बिजनेस ने कमीशन रिसीव किया 5,000 का। बिजनेस ने कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की तो उसने उसको 5,000 का इनकम हुआ ना। आपको लग रहा होगा कि मैं ये सारे ट्रांजैक्शन कैसे सोच रही हूँ। आपको सोचना है कि कैपिटल में कब अफेक्ट आएगा, हम कैपिटल में कब अफेक्ट लाते हैं। जब ओनर नया कुछ पैसा बिजनेस में डालता है तो हम कैपिटल में अफेक्ट आता है। जब बिजनेस को कोई प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में अफेक्ट होता है। अगर बिजनेस को डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है, कैश में कमीशन मिल रहा है, तो ये सब बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। और बिजनेस के लिए जो प्रॉफिट है उसका अफेक्ट कैपिटल में होगा। तो हमको ये देखना है कि बिजनेस को कहाँ कहाँ से इनकम हो सकता है। यहाँ पर मैंने अज्यूम किया कि बिजनेस ने कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड की और उसको कमीशन रिसीव हुआ 5,000 का। तो ये 5,000 क्या है, इनकम है। ये 5,000 इनकम है और ये 5,000 का अफेक्ट किया आएगा, रिसीव कमीशन। तो मेरे कैश में प्लस हो जाएगा 5,000 और मेरे कैपिटल में भी प्लस हो जाएगा 5,000 प्रॉफिट बोलकर, क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट है। तो यहाँ पर मेरा 5,000 से दोनों एसेट एंड लाइबिलिटी साइड में अफेक्ट आ गया। तो बिजनेस को जो कैश रिसीव हुआ वो बिजनेस वो क्या है, ओनर के लिए प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कहाँ जाता है, कैपिटल में जाता है। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो ओनर को मिलेगा तो हम उसको कैपिटल में एडजस्ट कर देते हैं। नाउ अगेन चेक द टोटल एसेट एंड लाइबिलिटी साइड। जब यहाँ पर आप 5,000 से भरा दोगे, 11,500 था तो मेरा यहाँ पर 16,500 आ जाएगा और यहाँ पर भी मेरा 16,500 आ जाएगा। क्लियर है? आप देखोगे एसेट और लायबिलिटी दोनों हर वक्त टैली हो रहा है, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन का अफेक्ट एसेट एंड लायबिलिटी दोनों साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो बोथ एसेट एंड लायबिलिटी साइड आर टैलिड। नाउ नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ सिचुएशन। हमने अभी तक पढ़ा थ्री सिनेरियो, इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। सेकेंड सिनेरियो था इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। थर्ड में हमने पढ़ा कि इंक्रीज इन एसेट हो रहा है और उसका अफेक्ट कैपिटल में आ रहा है। अब हमारे पास फोर्थ सिनेरियो है डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। डिक्रीज इन एसेट
एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। हम यहाँ पर अपना 7 8 9 13,000 कैपिटल मेरा 13,000 है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी 3,500, टोटल मेरा यहाँ पर आ गया 16,500। 8,000 मेरा नॉन करेंट एसेट है एंड 8,500। मैंने यहाँ पर बैलेंस शीट टैली कर दिया। अब हम अपना सिनेरियो देख रहे हैं। हमारा सिनेरियो क्या है? डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ, ऐसा एग्जांपल बताओ जहां पर मेरा एसेट भी डिक्रीज हो रहा है और मेरा लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रहा है। आप सोचो ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन होगी जहां पर एसेट भी डिक्रीज होगा और लायबिलिटी भी डिक्रीज होगी। आप सोचो, अगर मैं एसेट में एसेट साइड में कैश देकर कुछ परचेज करती हूँ तो उसका अफेक्ट क्या होता है? मेरे पास एक एसेट आ जाता है और मेरे पास से कैश चला जाता है। मतलब अगर मैं कोई नया एसेट परचेज करती हूँ तो मेरा कैश में अफेक्ट होगा क्योंकि मैंने कैश पेमेंट किया और एक नया एसेट मेरे पास आ जाता है। यहाँ क्या बोल रहा है कि आप ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जिसमें मेरा कैश कर एसेट कम हो लेकिन मेरी लायबिलिटी भी कम हो। मतलब मेरा एसेट भी कम होना चाहिए और मेरा लायबिलिटी भी कम होना चाहिए। सपोज मैंने कैश पेमेंट किया कोई लायबिलिटी का, मतलब मेरे पास बुक्स में लायबिलिटी खड़ी हुई है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है 3,500 और मैंने इस लायबिलिटी का कुछ पेमेंट कर दिया। तो क्या होगा? मैं कैश में अगर अपने कोई भी लायबिलिटी का पेमेंट करती हूँ तो मेरा अफेक्ट क्या आएगा? कैश मेरे पास से कम हो जाएगा और मेरी लायबिलिटी जो मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी है वो भी मेरी कम हो जाएगी। अगर मेरा कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी है, सपोज मैंने एक्सटर्नल लायबिलिटी में मेरे पास क्रेडिटर्स है और मैंने उस क्रेडिटर को कैश पेमेंट किया तो मेरा कैश तो कम होगा और जितना मैं कैश पेमेंट करूंगी उतना ही मेरा लायबिलिटी साइड भी कम होगा। इसका मतलब है एसेट भी कम हो रहा है और मेरी लायबिलिटी भी कम हो रही है कैश पेमेंट से। तो सक, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि मैंने अपने शायद कोई लायबिलिटी पेमेंट की है। हो सकता है मैंने पास में कोई भी कुछ भी सामान खरीदा होगा जिसका मैंने पेमेंट नहीं किया। एग्जाम्पल पे सपोज मेरा पेन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का बिजनेस है। मैंने पास्ट में इंक परचेज की थी, इंक परचेज की थी, उसका मैंने पेमेंट नहीं किया। मैंने पार्टी को बोल दिया कि मैं आपको बाद में पेमेंट कर दूंगी। तो पार्टी ने बोला हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप इंक लेकर चले जाओ। अब भी मैं उस पार्टी को पेमेंट कर रही हूँ तो मेरे पास से क्या जाएगा? मेरे पास से कैश जाएगा और मेरा क्या कम होगा? मेरा लायबिलिटी भी कम होगा क्योंकि मेरे को अब उस पार्टी को मैं अभी उस पार्टी को पेमेंट कर रही हूँ। नाउ लेट्स सपोज कि मैंने 1,000 रुपीज मेरा मेरा क्रेडिटर से 3,500, सपोज ये 100% मेरा क्रेडिटर से 3,500 जो मेरा एक्सटर्नल लाइबिलिटी के अंदर है। मैंने 1,000 का पेमेंट कर दिया, 1,000 का मैंने कैश पेमेंट किया। तो अभी मेरा 1,000 से क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कैश भी मेरा कम हो जाएगा। अब मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरे को 3,500 की मेरी लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है। मैंने 1,000 का पेमेंट कर दिया है तो मेरा यहाँ पर 1,000 से कम हो जाएगा क्रेडिटर, 2,000 मेरा क्रेडिटर बच 2,500 मेरा क्रेडिटर बचा और मेरा यहाँ पर कैश भी -1,000 हो जाएगा।
कैश भी मेरा -1000 हो जाएगा, विच मीन्स मेरा करंट एसेट जो है 8500 नहीं होकर 7500 हो गया है। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि मेरा एग्जाम्पल क्या होगा, तो मैं दे सकती हूँ कि पेमेंट टू पेमेंट ऑफ ₹1000 टू क्रेडिटर्स। मैं अपने क्रेडिटर्स को कैश पेमेंट कर रही हूँ। मैंने पास्ट में कुछ क्रेडिट में सामान खरीदा था, आज मैं उसका पेमेंट कर रही हूँ। उसके अफेक्ट के कारण मेरा एसेट साइड भी कम हो रहा है और मेरी लायबिलिटी साइड भी कम हो रही है। क्लियर है ये आपको? इस ट्रांजैक्शन में मेरा एसेट भी कम होगा और मेरी लायबिलिटी भी कम होगी। हम दोनों को रिड्यूस कर रहे हैं। नाउ लेट्स लुक इनटू द फिफ्थ सिनेरियो, डिक्रीज इन एसेट। मेरा एसेट कम हो रहा है एंड डिक्रीज इन कैपिटल। मेरा कैपिटल भी कम हो रहा है। ऐसे ट्रांजैक्शन बताओ जिसमें मेरा एसेट भी कम हो रहा है और मेरा कैपिटल भी कम हो रहा है। यहाँ पर इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। ये मेरा क्या हो गया, 2500 हो गया, तो 15500। और यहाँ पर मेरा कैश हो गया 7500, मैंने कम कर ही दिया था पहले 7000, तो मेरा 5500 हो गया। कैश में डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर सिचुएशन क्या है, अभी मेरे को ऐसी ट्रांजैक्शन बतानी है जहाँ पर मेरा डिक्रीज एसेट भी हो रहा है और डिक्रीज कैपिटल भी हो रहा है। नाउ लेट्स थिंक, कैपिटल कब हम कम करते हैं, कब हो सकता है कैपिटल कम? कैपिटल कम हो सकता है जब ओनर बिजनेस में से अपना कैश निकाल कर चला जाता है। मे बी ओनर ने बिजनेस में से अपना कुछ पोर्शन निकाल कर ले गया, तो मेरा कैपिटल कम हो जाएगा। या तो बिजनेस ने कोई खर्चा किया है, तो वो खर्चा अल्टीमेटली कौन बियर करता है? ओनर बियर करता है। तो बिजनेस को जो भी इनकम और एक्सपेंस होता है वो ओनर का होता है और उसको हम कैपिटल से दिखाते हैं। नाउ लेट्स सपोज बिजनेस ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की 10,000। बिजनेस ने एम्प्लॉय सैलरी का फॉर रुपीज टू 1000, सपोज 1000 एम्प्लॉय को सैलरी पे की। बिजनेस ने एम्प्लॉय को सैलरी पे की, 1000 रुपीज कैश पेमेंट किया। मतलब बिजनेस ने क्या किया? खर्चा किया। सैलरी का पेमेंट किससे हुआ? कैश से हुआ। तो सिंपल है, कैश तो मेरा कम होगा क्योंकि मैंने कैश दिया है। मैं बिजनेस हूँ, अगर मैं कोई भी खर्चा कर रही हूँ तो वो बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। अल्टीमेटली वो लॉस किसको बियर करना होगा? बिजनेस के ओनर को बियर करना होगा। क्या हो रहा है? सैलरी पे किया है एम्प्लॉय को, ठीक है। नाउ मैंने कैश पेमेंट किया है, दैट इज क्लियर। ये बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस का खर्चा अल्टीमेटली ओनर को बियर करना होता है। तो हम इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? बिजनेस का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो कैपिटल में रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय सैलरी जो एक्सपेंस हुआ है वो कहाँ पर रिकॉर्ड होगा? वो कैपिटल में रिकॉर्ड होगा। मेरा कैश 1000 से कम होगा क्योंकि बिजनेस ने 1000 रुपए एम्प्लॉय को सैलरी पे की। पर अल्टीमेटली ये बिजनेस का खर्चा कौन बियर करता है? ओनर बियर करता है। ये किसका है? ओनर का है। हम इसको कहाँ दिखाएंगे? ओनर के अकाउंट में दिखाएंगे। और ओनर का कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट है। तो मेरा कैपिटल से माइनस हो जाएगा एक्सपेंस 1000 रुपीज से। और मेरा करंट एसेट से भी सैलरी का पेमेंट है, तो जो मैंने कैश में किया है तो वो भी मेरा माइनस हो जाएगा 1000। तो मेरा करंट एसेट 7500 नहीं होगा, 6500 होगा। और कैपिटल मेरा 13000 नहीं होगा, 12000 होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? बिजनेस के लिए सैलरी खर्चा है, तो उसने उसको खर्चे में रिकॉर्ड किया, कैश का पेमेंट दिखाया। अल्टीमेटली ओनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा एक्सपेंस और इनकम उसको बियर करना है।
तो ये उसके कैपिटल से लेस हो जाएगा। तो हमारा एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पर? पेमेंट ऑफ सैलरी इन कैश फॉर ₹1000। और अगर हम अपना कैपिटल पोजीशन देखेंगे तो मैं कैपिटल पोजीशन को 12,000 कर दूं। और यहाँ मेरा हो जाएगा 14,500। और मेरा करंट एसेट हो जाएगा 6,500। अगेन सेम ईयर 14,500। तो मेरा बैलेंस शीट क्या हो गया? टैली हो रहा है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो, उसका डुअल एस्पेक्ट है। दोनों कहीं ना कहीं कैसे भी हो अफेक्ट आ रहा है। बैलेंस शीट मेरा हर वक्त टैली होगा ही होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सिनेरियो। हमारा जो नेक्स्ट सिनेरियो है वो क्या है? इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन कैपिटल। हम ये बोल रहे हैं सिक्स सिनेरियो में इंक्रीज इन लायबिलिटी। मेरा लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है एंड मेरा कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। मतलब एसेट साइड में कोई भी अफेक्ट नहीं है। जो भी अफेक्ट यहाँ पर हो रहा है वो लायबिलिटी साइड में हो रहा है एंड बिटवीन कैपिटल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी हो रहा है। एग्जाम्पल पूछ रहा है कि ऐसे एग्जाम्पल बताओ जहां पर मेरा इंक्रीज हो रहा है लायबिलिटी, मतलब ट्रांजेक्शन वो बताओ जहां पर मेरा इंक्रीज होगा एक्सटर्नल लायबिलिटी, एट द सेम टाइम मेरा कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। आप सोचो ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन होगी जहां पर मेरा कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा और एक्सटर्नल लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। मेरे पास एक एम्प्लॉय काम करता है और मैंने उसने पूरे महीने मेरे पास काम किया है। मैंने उसको सैलरी नहीं पे की है। सैलरी उसकी ड्यू हो गई है लेकिन मैंने उसको सैलरी नहीं पे की। अगर मैं उसको सैलरी पे करती तो कैसे पे करती? या तो कैश का पेमेंट करती या बैंक से पेमेंट करती। पर मेरे एम्प्लॉय की सैलरी ड्यू हो गई है, उसको मैंने पेमेंट नहीं की है। तो वो मेरा क्या है? वो मेरा लायबिलिटी है। कोई भी खर्चा ड्यू हो गया है और मैंने वो खर्चे का पेमेंट नहीं किया है तो वो खर्चा मेरा क्या है? लायबिलिटी है। यहाँ पर बिजनेस ने क्या किया? सैलरी खर्चा है बिजनेस के लिए। उसने एम्प्लॉय से पूरे महीने काम करवाया है, लेकिन जब सैलरी ड्यू का पेमेंट का डेट आया तो बिजनेस ने सैलरी का पेमेंट नहीं किया। बिजनेस ने बोला मैं तुमको बाद में सैलरी पे करूंगा और एम्प्लॉय भी मान गया। तो मैं जब बुक्स बनाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब मैंने सैलरी का पेमेंट नहीं किया है। लेट्स सपोज मेरे पास सैलरी मेरे को 1,000 रुपीज देनी थी। तो मेरे पास सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब मेरे को फ्यूचर में पेमेंट करना है। तो ये मेरा लाइबिलिटी हो गया। तो यहाँ मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब इसका दूसरा अफेक्ट कहाँ आएगा? बिजनेस के लिए सैलरी क्या है? बिजनेस के लिए सैलरी खर्चा है। जितना भी इनकम और एक्सपेंस होता है वो ओनर को बियर करना पड़ता है। तो बिजनेस के लिए जो सैलरी है वो क्या है? खर्चा है। नाउ अगर मेरा सैलरी खर्चा है तो उसको मैं क्या करूंगी? अपने कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगी। मैं अपने कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज कर दूंगी, क्योंकि बिजनेस का ओनर जो है रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस के प्रॉफिट के लिए, इनकम के लिए, एक्सपेंस के लिए। यहाँ पर मैंने सैलरी का खर्चा किया है। अभी वो खर्चे का मैंने पेमेंट नहीं किया है पर वो खर्चा हो चुका है। तो उसको मैं अपने कैपिटल अकाउंट में एक्सपेंस बोलकर रिकॉर्ड करूंगी। हमें यहाँ पर याद रखना है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमने पेमेंट नहीं किया है उससे कोई मतलब नहीं है। आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन का अक्रूवल कंसेप्ट याद रखना। अक्रूवल कंसेप्ट हमें क्या बोलता है?
हमें खर्चा इमीडिएटली बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। हमें पेमेंट से कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पर खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। मैंने पेमेंट नहीं किया है। तो ये खर्चा मेरे को अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना है। ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा रिकॉर्ड कर लेंगे। दो मैंने पेमेंट नहीं किया है, तो वो पेमेंट नहीं करने के कारण मेरी लायबिलिटी बुक्स में खड़ी हो गई है। तो अगर मेरा सैलरी है, जो मेरा जिसका मैंने सैलरी का पेमेंट नहीं किया है, तो मेरा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलकर 1000 रुपीज ऐड हो जाएगा, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में अपने एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट करनी होगी। और सैलरी बिजनेस के लिए खर्चा है, और बिजनेस का खर्चा हम कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ मेरा जो कैपिटल है वो 12,000 नहीं होकर 11,000 हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर इंक्रीज इन लाइबिलिटी हुआ एंड डिक्रीज इन कैपिटल हुआ। एग्जाम्पल में क्या लिखूंगी? सैलरी आउटस्टैंडिंग, instead of salary outstanding I will say salary due but not paid to employee। सैलरी मेरी ड्यू हो गई है बट मैंने एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब मेरे को सैलरी ड्यू हो गई तो आउटस्टैंडिंग सैलरी में रिकॉर्ड करना है। ड्यू हो गई है तो उसको खर्चा बोलकर पीएनएल में रिकॉर्ड करना है। पेड नहीं किया है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलकर मेरी लाइबिलिटी में रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सिनेरियो। Increase in asset, decrease in asset, increase in capital। सिनेरियो क्या है? इंक्रीज इन एसेट हो रहा है, डिक्रीज एसेट साइड में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, बट एट द सेम टाइम मेरा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जहां मेरा एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है। तीन इफेक्ट आने चाहिए। एसेट बढ़ना चाहिए, एसेट डिक्रीज भी होना चाहिए और कैपिटल भी मेरा बढ़ना चाहिए। प्लीज नोट ये क्या बोल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल मेरा इंक्रीज होना चाहिए। कैपिटल कब बढ़ता है? जब ओनर कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है तब कैपिटल बढ़ता है। और कब बढ़ता है? जब बिजनेस को कोई प्रॉफिट होता है तो भी मेरा कैपिटल बढ़ता है। तो बिजनेस को जब प्रॉफिट होगा तो भी कैपिटल बढ़ेगा, और जब ओनर बिजनेस में कुछ पैसे लाकर डालता है तो भी कैपिटल बढ़ता है। जब भी मैं कोई सामान प्रॉफिट में बेचूंगी तो मेरा क्या होगा? मेरा प्रॉफिट होगा मेरे को। और वो प्रॉफिट किसका है? वो प्रॉफिट ओनर का है। उस केस में मेरा कैपिटल जो है प्रॉफिट के अमाउंट से भर जाता है। अगर मैं कोई सामान बेचूं एट अ प्रॉफिट, तब मेरा ये कंडीशन फुलफिल होगा। अगर मैं कोई सामान बेचूंगी तो मेरा एक एसेट इंक्रीज होगा, एक एसेट मेरा कम होगा, और उस सामान को बेचकर जो मेरे को प्रॉफिट आता है वो मैं कैपिटल में रिकॉर्ड करूंगी। नाउ लेट्स टेक अ सिनेरियो कि मेरे पास नॉन करेंट एसेट में एक फर्नीचर है। फर्नीचर की कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपीज। सेल किया मैंने उसको 1200 में कैश में, और मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? 200। नाउ यहाँ पर क्या हुआ? मेरे पास से क्या गया? मेरे पास से फर्नीचर गया, मतलब मेरे पास से एसेट गया। कितने का एसेट गया? 1000 रुपीज का एसेट गया। मेरे पास क्या आया? मेरे पास कैश आया। मेरे पास कैश आया। कितना आया? 1200 आया। मेरे को पार्टी ने आकर 1200 कैश दिया फर्नीचर के लिए। तो मेरे पास से फर्नीचर गया, मेरे पास कैश आया 1200 रुपीज। और मैंने कितना प्रॉफिट में बेचा फर्नीचर? फर्नीचर का कॉस्ट प्राइस था 1000।
मैंने बेचा 1200 में, तो मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया 2000 का। ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ये प्रॉफिट किसका है, ये प्रॉफिट ओनर का है, ओनर के पास जाएगा। तो मैं ये प्रॉफिट कहाँ पर रिकॉर्ड करूंगी, मैं इसको कैपिटल में रिकॉर्ड करूंगी। मेरा कैपिटल 200 से भर जाएगा क्योंकि मेरे को फर्नीचर को बेचकर लाभ हुआ है। तो हमने क्या सीखा, जब भी हम कोई सामान केस में बेचते हैं तो मेरा एक एसेट कम होता है, दूसरा एसेट भर जाता है। यहाँ पर मैंने फर्नीचर को बेचा है, और फर्नीचर बेचा तो मेरा एक एसेट कम हो गया, फर्नीचर मेरा कम हो गया। मैं फर्नीचर को 1000 से कम कर दूंगी, और मेरे पास कैश आ गया है, कैश मेरा 1200 आ गया है। और मैं प्रॉफिट में यहाँ पर कैपिटल में प्रॉफिट प्लस 200 लिख दूंगी, तो मेरा यहाँ पर 14700 होता है, और यहाँ भी मेरा 14700 होता है। तो मेरा एसेट और लायबिलिटी दोनों टैली हो रहा है। मेरे पास से क्या गया, मेरे पास से फर्नीचर गया, मेरे पास क्या आया, मेरे पास कैश आया, और मैंने ये ट्रांजैक्शन प्रॉफिट में की है, तो वो प्रॉफिट मैंने कैपिटल में रिकॉर्ड कर लिया है। तो मेरा कैश भर गया 1200 से, फर्नीचर 1000 से कम हो गया, और प्रॉफिट 200 से मेरा भर गया जो कैपिटल में है। तो आपको समझ में आया, अगर मैं इस ट्रांजैक्शन का जब मैंने अफेक्ट लिया बैलेंस शीट में, तो मेरा बैलेंस शीट टैली हो रहा है। मैंने फर्नीचर कम कर दिया, कैश में अपना जो मेरे को रिसीव हुआ 1200 ऐड कर दिया, और प्रॉफिट में 200 का इम्पैक्ट लिया है। ठीक है। नाउ आप बोलोगे हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस का एग्जाम्पल क्यों नहीं किया, उसमें भी तो मेरा एक एसेट भर रहा है और कैपिटल भी भर जाता। तो हमने क्या देखा है, हमें क्या करना था, हमें यहाँ पर करना था कि एक एसेट इंक्रीज हो तो दूसरा एसेट डिक्रीज होना चाहिए। अगर हम बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करते, सपोज बिजनेस का ओनर बिजनेस में 1000 रुपीज कैश लेकर आता, का ओनर बिजनेस का ओनर बिजनेस में 1000 रुपये कैश लेकर आता, तो मेरा कैश भर जाता क्योंकि बिजनेस के पास कैश आ रहा है। कौन ला रहा है, ओनर ला रहा है, उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते, हम कैपिटल में रिकॉर्ड कर लेते। तो मेरा एक एसेट भर जाता और मेरा कैपिटल भी भर जाता। पर प्रॉब्लम बोल रहा है कि मेरा एक एसेट भर रहा है तो कोई एसेट मेरा कम भी होना चाहिए। तो उसको फुलफिल करने के लिए हमने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया। मेरा एग्जाम्पल क्या होगा, सोल्ड furniture for rupees 1200, cost is rupees 1000। मैंने फर्नीचर सोल्ड किया फॉर 1200 इन कैश, जिसका कॉस्टिंग है 1000 रुपीज। क्लियर हुआ। नाउ लेट्स अज्यूम देयर विल बी अ सिचुएशन जहां पर इंक्रीज एसेट हो रहा है एंड डिक्रीज एसेट हो रहा है, बट एंड कैपिटल भी मेरे को डिक्रीज करना है। इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन कैपिटल, तब क्या होगा, मेरा फर्नीचर मैंने लॉस में बेच दिया। अभी मैंने फर्नीचर कॉस्ट प्राइस मेरे फर्नीचर की 1000 थी, और मैंने सेलिंग प्राइस 1200 में किया, तो मेरे को 200 का प्रॉफिट था। अगर यही मेरा 1000 कॉस्ट प्राइस फर्नीचर अगर मैं सेल कर दूं 800 में, तो मेरा ये 200 लॉस हो गया। तो यहाँ पर क्या होता, एक एसेट इंक्रीज होता, एक एसेट डिक्रीज होता, एंड मेरा कैपिटल डिक्रीज हो जाता, क्योंकि मैंने 1000 का सामान 800 में बेचा है। तो अगर मैं 1000 का सामान 800 में बेचती थी तो मेरे को लॉस होता, और वो लॉस हम कहाँ दिखाते, कैपिटल में दिखाते। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ नहीं था, हमने अपने से एग्जाम्पल को सेट किया है। ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा, जब आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे देन आपको मोर नॉलेज आएगी, आपको मोर अंडरस्टैंडिंग होगी। तब आप जब इस तरह के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको एग्जाम्पल स्ट्राइक होगा कि अच्छा, यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल फिट हो सकता है। अभी आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे then it will help you to understand the situation and think of an example जो आपके कंडीशन को फुलफिल करेगा। आई होप आपको क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस सेशन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो।